ग्रीटिंग्स टू ऑल, वेलकम टू द आरबीसी क्लासेस। आज की इस क्लास में हम जो आपके एमपीपीईबी ग्रुप टू सब ग्रुप 3 में जो लैब टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था 2015 में, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, है ना। हमने इसमें जो है 17 अक्टूबर 2015 को जो फर्स्ट स्लॉट में जो आपका एग्जाम हुआ था, उसमें जो केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आए हुए थे, उसके क्वेश्चंस को आज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम उनके सॉल्यूशंस को देखेंगे। ओके, वन बाय वन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आया हुआ है आपका ग्रुप थ्योरी, सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी से, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा, बीजे सर ने जो पेपर डिस्कस किया था, उसमें एक क्वेश्चन आया था जिसमें किसका, आपका प्रोपाइलिन का आपसे पॉइंट ग्रुप पूछा गया था। यहाँ पर जो पॉइंट ग्रुप पूछा गया है वो किससे पूछा गया है, आपके SF4 से, है ना, सल्फर टेट्राफ्लोराइड से। तो देखते हैं इसमें किस तरीके के पॉइंट ग्रुप होते हैं। सबसे पहले पॉइंट ग्रुप को इसका पॉइंट ग्रुप निकालने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि पॉइंट ग्रुप एक्चुअल में होते क्या है और किस तरीके से इनको हम किसी मॉलिक्यूल में या किसी भी ऑब्जेक्ट में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, मैथमेटिक्स की टर्म में अगर हम बात करें तो ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इसी तरीके से आपके केमिस्ट्री में जो सिमेट्री एलिमेंट्स का जो कलेक्शन होता है ना, किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जो सिमेट्री एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है, उसको हम डिनोट करते हैं किससे, क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट ग्रुप से। ठीक है, तो जो सारे सिमेट्री एलिमेंट्स किसी एक ऑब्जेक्ट में, किसी एक मॉलिक्यूल में जितने भी सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उन सभी को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ग्रुप से उसको डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस SF4 को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी ऑलरेडी बहुत बड़ा टॉपिक है ना। ऑलरेडी यूट्यूब पे आपके इसके इसके लेक्चर अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू आप ये सीख सकते हैं कि कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं। 5 टाइप के सिमेट्री एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए हैं, जिसमें आइडेंटिटी, एक्सिस ऑफ रोटेशन और प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, जिसी को प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसमें 2 टाइप की प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, सिग्मा भी जिसे हम बोलते हैं वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, सिग्मा एच जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना। इसी तरीके से इन्वर्सन सेंटर या फिर कहें कि सेंटर ऑफ सिमेट्री, और एक होता है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। इन सभी सिमेट्री एलिमेंट्स को डिस्कस करने के बाद ही या इन सभी को समझने के बाद ही आप में ये कैपेबिलिटी आएगी कि आप किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या निकाल पाए, पॉइंट ग्रुप निकाल पाए। क्योंकि मॉलिक्यूल के पॉइंट ग्रुप को निकालने से पहले उसमें प्रेजेंट सभी सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे हम सिंपली, ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है इसलिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे SF4, द सिमेट्री पॉइंट ग्रुप ऑफ SF4 इज C3V, C4V, TD, C2V, है ना। सभी जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, है ना, एक को छोड़ करके, किसको, TD को छोड़ करके, सभी कौन से हैं, C3V, C4V या C2V। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये क्या है, CNV टाइप का पॉइंट ग्रुप है। किस टाइप का पॉइंट ग्रुप है, CNV टाइप का पॉइंट ग्रुप है। क्लियर है, इन सभी को हम क्या लिख देते हैं, CNV टाइप का पॉइंट ग्रुप है। ठीक है, इन तीन को डिस्कस करने से पहले हम क्या करते हैं, इसमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं और क्या कर देते हैं, इस TD को अलग कर देते हैं। TD यानी कि क्या होता है, ये पॉइंट ग्रुप आपका रिप्रेजेंट करता है जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपके मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि हम बात करें मीथेन की, है ना। जितने भी आपके रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होंगे, है ना, जितने भी आपके रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होंगे, जैसे कि आपका CH4 हुआ, है ना, SiF4 हुआ आपका। ठीक है, ये क्या है, सारे के सारे रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है इन सभी के। तो इनका जो पॉइंट ग्रुप होता है वो क्या होता है, TD। ठीक है, कौन सा, टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप होता है। अब बात करते हैं बचे हुए C3V, C4V और C2V की। तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं सॉल्व, चलिए इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं किस पे, CNV पे, है ना। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमने क्या किया, इनको एक कॉमन नाम दे दिया, ये जिस कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं उसको हमने क्या बोल दिया है, CNV पॉइंट ग्रुप। ओके, इसमें जब कभी भी हम कोई मॉलिक्यूल है ना, उसको अगर किसी एक्सिस से रोटेट करते हैं, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूं, मेरे पास एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वाटर। कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका,
वेंट स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से वी शेप में होता है, ठीक है। H1 और H2 इसकी लेबलिंग कर देते हैं कि ये HA है और ये H क्या है, B है। मैं इसमें किसी इस तरीके का क्या करूं, प्लेन पास करूं, इसमें सॉरी एक्सिस पास करूं, और जिसके थ्रू उस किसी एंगल से इसको रोटेट करने पे इसका क्या मिले, एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हमको मिले। तो मैं क्या करूं, इसको 180 से अगर रोटेट करता हूं तो आप देखेंगे कि मुझे जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो क्या मिलेगा, एच एच, जो ए था वो कहां पे चला जाएगा, आपका बी की प्लेस पे चला जाएगा, और जो बी था वो किसकी प्लेस पे आ जाएगा, ए की प्लेस पे आ जाएगा। क्लियर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसमें जो एक्सिस प्रेजेंट है वो क्या है, 180। ऐसा एक्सिस प्रेजेंट है कि हम मॉलिक्यूल को 180 से रोटेट करेंगे तो वो क्या देगा, हमको एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर देगा, ठीक है। हमको एक्सिस तभी पास करना है जब हमको क्या मिले, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिले, या हम उसी एंगल से उसको रोटेट कर सकते हैं जिससे हमको क्या मिले, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिले, जिससे हम क्या करें, डिस्टिंग्विश ना कर पाए इन दोनों के बीच में। क्लियर है, उसको ही हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बोलेंगे। अब बात रही इस एक्सिस को इन जनरल जो हम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, सी एन एक्सिस। अब एन क्या है, एन यहाँ पे जो होता है, एन की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, एन को डिवाइड कर देंगे किससे, 360 अपॉन थीटा। अब 360 डिवाइड बाई थीटा, थीटा क्या है, जिस एंगल से आपने इस मॉलिक्यूल को रोटेट किया है वो इसका क्या होगा, थीटा होगा। यहाँ पे आपने इसको कितने डिग्री से रोटेट किया है, 180 से। तो इसमें जो निकल करके आपकी इसकी एन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 आएगी। तो हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे कौन सा एक्सिस प्रेजेंट है, आपका C2 एक्सिस प्रेजेंट है। क्लियर है। इसी तरीके से आपका जो SF4 मॉलिक्यूल के बारे में दिया गया है कि SF4 मॉलिक्यूल क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले SF4 मॉलिक्यूल को समझने के लिए हमको क्या समझना पड़ेगा कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है, वो कैसा होता है। SF4 का जो शेप होता है वो कैसा होता है, सीसॉ शेप होता है। कौन सा, सीसॉ। इस तरीके से इसमें दो फ्लोरीन मॉलिक्यूल इस तरीके से लगे होते हैं, और दो फ्लोरीन मॉलिक्यूल आपके इस तरीके से लगे होते हैं, सॉरी दो फ्लोरीन एटम है ना, एक सल्फर एटम में 4 फ्लोरीन एटम जो है इस तरीके से लगे हुए होते हैं, और यहाँ पे जो होता है इसका क्या होता है, लोन पेयर। क्लियर है। तो ये क्या बनाता है, आपका सीसॉ स्ट्रक्चर बनाता है। अब हमको इसमें इस तरीके से एक प्लेन पास करना है जिससे क्या हो, जिसमें किसी एंगल से अगर हम इसको रोटेट करें तो हमको कैसा स्ट्रक्चर मिले, आइडेंटिकल या कहें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हमको मिले। तो हम क्या करते हैं, यहां से एक एक्सिस पास करते हैं, क्लियर है, और इसको क्या कर देते हैं, 180 डिग्री से अगर मैं रोटेट कर दूं, कितने से, 180 डिग्री से अगर रोटेट कर दूं, तो ऊपर में जो एफ लगे हुए हैं, ठीक है, वो कहां पे चले जाएंगे, आपके नीचे की तरफ, और नीचे जो एफ बने हुए हैं वो कहां चले जाएंगे, आपके ऊपर की साइड। तो अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा 180 डिग्री के रोटेशन के बाद वो किस तरीके का होगा, वो आपका होगा एस एफ एफ एफ, ये तो इधर, ये इधर है ना, एक फ्लोरीन एटम इधर और एक फ्लोरीन एटम इधर, आपका लॉन पेयर, ठीक है। यहां से आपने एक्सिस पास किया था, तो ये आपके जो थे पलट करके नीचे वाले जो फ्लोरीन थे वो कहां पे आ गए, ऊपर आ गए, और जो ऊपर फ्लोरीन थे वो कहां आ गए, आपके नीचे आ गए। तो हमको कैसा स्ट्रक्चर मिला, 180 डिग्री से आपने रोटेट किया तो हमको एक ऐसा स्ट्रक्चर मिला जो कि क्या है, पहले वाले की कैसा है, आइडेंटिकल है, इक्विवेलेंट है। तो यहां पर भी हमने क्या किया है, 180 से मॉलिक्यूल को रोटेट किया है ना, SF4 को जब 180 से रोटेट किया है तो इसके एक्सिस का नाम क्या होगा, कैसे निकालेंगे, n इज इक्वल टू हम कर देंगे क्या, 360 बाई 180। जब 360 बाई 180 करोगे आप तो आपकी जो n की वैल्यू निकल करके आएगी वो क्या आएगी, 2 आएगी, और इस एक्सिस को आप नाम दे दोगे क्या, C2 एक्सिस। कौन सा एक्सिस दे दोगे, C2 एक्सिस, ठीक है। अब हमने क्या निकाल लिया है, CNV हमारे पास पॉइंट ग्रुप दिया हुआ है CNV टाइप का, जिसमें n की वैल्यू डिफरेंट है, C2V C3V और C4V हमारे ऑप्शन में अवेलेबल है। क्लियर है। अब हमारे पास CNV क्या है, पॉइंट ग्रुप है। तो CNV पॉइंट ग्रुप के लिए जो सिमेट्री एलिमेंट्स की कंडीशन होती है वो क्या होती है, एक तो आपका प्रेजेंट होना चाहिए उसमें क्या, CN एक्सिस प्रेजेंट होना चाहिए, प्लस में क्या होना चाहिए, आपका सिग्मा V प्रेजेंट होना चाहिए। सिग्मा V क्या है, सिग्मा V है आपका वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या है, वर्टिकल
प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ये वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? अगर आप इजीली कोई एक्सिस पास कर लेते हैं किसी मॉलिक्यूल से, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सिस को ही फाइंड आउट करना है। और इस एक्सिस का रोटेशन क्या है, कितने फोल्ड एक्सिस है, जैसे कि यहाँ पे 2 फोल्ड रोटेशन है उसका, है ना, C2 एक्सिस प्रेजेंट है। जब कभी भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालना है तो दो तरीके से ही हम प्लेन ऑफ सिमेट्री निकाल सकते हैं। पहली प्लेन ऑफ सिमेट्री हमने बात की है कौन सी, सिग्मा भी की, यानी कि वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। जब कभी भी आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस या जो हमने एक्सिस पास किया है उसके पैरेलल अगर कोई प्लेन पास होता है, प्लेन पास होता है मतलब वो क्या करे, इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में कट करे। जैसे मैं इस एक्सिस के पैरेलल एक ये प्लेन पास कर दिया है मैंने, आप देख रहे होंगे कि इस प्लेन को पास करने से ये क्या कर रहा है, दो इक्वल हाफ में इस मॉलिक्यूल को कट कर रहा है, जिसका रिफ्लेक्शन, ऊपर का रिफ्लेक्शन आपको नीचे की तरफ दिख रहा है और नीचे का रिफ्लेक्शन आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सिग्मा भी प्रेजेंट है आपका वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। लेकिन एक और टाइप की प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। उस केस में क्या होता है कि जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है उसके कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर कोई प्लेन प्रेजेंट होना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, सिग्मा एच बोलेंगे। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई प्लेन प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिग्मा एच बोलेंगे। तो इस मॉलिक्यूल में परपेंडिकुलर कंडीशन तो सिर्फ एक यही हो सकती है जिसको हम पास कर सकते हैं। लेकिन इस केस में आपका क्या हो रहा है, कहीं भी हमको इक्वल हाफ में, दो इक्वल हाफ में मॉलिक्यूल को ये प्लेन कट नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसमें क्या कहेंगे, सिग्मा एच प्रेजेंट नहीं है। क्या प्रेजेंट है, ओनली सी एन प्रेजेंट है और उसके पैरेलल एक वर्टिकल प्लेन प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका सी एन भी पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट होगा आपके किसमें, SF4 में। अब सी एन भी में एन की वैल्यू तो बता ही नहीं, एन की वैल्यू क्या रहेगी, जो आपका एक्सिस है, किस एक्सिस है, एन, जो ऑर्डर ऑफ आपका रोटेशन है ना, ऑर्डर ऑफ एक्सिस है वो क्या है, C2 है। तो SF4 में जो आपका पॉइंट ग्रुप होगा वो कैसा होगा, C2 भी पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट होगा। क्लियर है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा आपका, C2 भी हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? यहाँ पे हम क्या मार्क कर देंगे, आपका C2 भी करेक्ट आंसर है। इसको और क्लियरली समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसका 3D व्यू देख लेते हैं कि किस तरीके से आपका SF4 होता है। जैसे कि मैंने बात की, पैरेलल हम प्लेन पास करेंगे तो वर्टिकल प्लेन होगा, अगर परपेंडिकुलर पास करेंगे तो हॉरिजॉन्टल होगा, है ना। इसको एक बार आप 3D देख लोगे इसका व्यू तो क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। ओके, ऑल राइट। आप किसी कॉलोनी के पार्क में अगर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि इस तरीके के बच्चों के खेलने के लिए वहां पे एक जो होता है, बना हुआ होता है ना, जिसको ये हम क्या बोलते हैं, सीसॉ बोलते हैं, है ना। ये हमारा जो येलो कलर की बॉल जो दिख रही है वो क्या है, आपका सल्फर को डिनोट कर रही है, सल्फर एटम को। बाकी की जो ग्रीन बॉल्स हैं वो किसको डिनोट कर रही हैं, आपके फ्लोरीन एटम को। ठीक है, अब हमने बात की थी कि इसको इस तरीके से हमको प्लेन पास करना है जो क्या करे, जब हम इसको रोटेट करें तो वो कितने आपको, हमको कैसा स्ट्रक्चर मिले आफ्टर रोटेशन, आइडेंटिकल। तो हाँ, ये देख आप क्लियरली विजिबल होगा आपको कि किस तरीके से हम इसमें एक्सिस पास कर सकते हैं, आपको क्लियरली विजिबल है। ये C2 एक्सिस हम इसमें इस तरीके से पास कर सकते हैं और इसमें किस तरीके से रोटेशन होगा, देखिए इस तरीके से आपको रोटेशन होता दिखाई देगा कि किस तरीके से मॉलिक्यूल एटम्स जो है वो अपनी प्लेस आपस में चेंज कर रहे हैं, 180 से आप रोटेट कर रहे हैं। क्लियर है? ये हो गया आपका C2 एक्सिस। अब हमने बात की थी इसमें किसकी, वर्टिकल प्लेन की, कि वर्टिकल प्लेन हम किस तरीके से पास कर सकते हैं। तो ये देखो, पैरेलल कहा था C2 एक्सिस के पैरेलल, ये देखो C2 एक्सिस के पैरेलल एक प्लेन जाकर के क्या हुआ, इसको दो इक्वल हाफ में कट कर दिया। ठीक है, ये प्लेन एक की जगह दो तीन भी हो सकते हैं एक मॉलिक्यूल में, है ना। यहाँ पे एक प्लेन हमको इस तरीके से दिखाई दे रहा है और दूसरा प्लेन हम कहाँ से पास कर सकते हैं, यहाँ से पास कर सकते हैं। क्लियर है? इस तरीके से। ठीक है, एक प्लेन इस तरीके से पास कर सकते हैं और एक प्लेन इस तरीके से पास कर सकते हैं, और दोनों ही जो प्लेन आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, आपके एक्सिस के पर पैरेलल आ रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे सिग्मा भी प्रेजेंट है। तो सिर्फ सिग्मा आपका C2 प्रेजेंट है और सिग्मा भी प्रेजेंट है, उसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि इसमें ओनली कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट है, पॉइंट ग्रुप सिमेट्री पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट है आपका C2 भी। क्लियर है? तो ये वो एक थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन ध्यान रखिएगा जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं सभी में सिमेट्री और ग्रुप थ्योरी से आपका मिनिमम एक क्वेश्चन तो आया ही हुआ है ना। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी। क्लियर है?
चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आपका आया हुआ है सरफेस केमिस्ट्री से, है ना। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसका भी हर एक पेपर में आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। लास्ट क्वेश्चन का डिस्कशन अगर आपने देखा होगा तो सर ने बताया था वहां पे फ्रेंड लुइस कर्व के बारे में, है ना, या बीईटी थ्योरी से रिलेशन से एक क्वेश्चन आया हुआ था। यहाँ पर भी आपका बीईटी प्रिंसिपल से जो है एक क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें बता रहे हैं कि बीईटी थ्योरी एक्सप्लेन्स, किस बात को बीईटी थ्योरी एक्सप्लेन करती है, मोनोलेयर एड्सॉर्प्शन को, या बाइलेयर एड्सॉर्प्शन को, या फिर मल्टी लेयर एड्सॉर्प्शन को, या फिर लास्ट जो ऑप्शन है वो कहा गया है इनमें से कोई नहीं, है ना। एक स्तरीय अधिशोषण, द्विस्तरीय अधिशोषण, बहुस्तरीय अधिशोषण, या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले तो हमको क्या समझना पड़ेगा, बीईटी थ्योरी में अधिशोषण की बात की है। दो टर्म होती है, अपशोषण और अधिशोषण। एक होती है आपका अपशोषण, दूसरी होती है आपकी अधिशोषण। क्लियर है। या कहें एब्जॉर्प्शन, जो अपशोषण होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, एब्जॉर्प्शन, और जो अधिशोषण होता है उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एड्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, एड्जॉर्प्शन। ठीक है। एब्जॉर्प्शन जो होता है वो क्या होता है, बल्क फिनोमेना होता है, बल्क फिनोमेना। और जो एड्जॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, सरफेस फिनोमेना होता है। जैसे कि हम क्या करें, कोई एक एड्सॉर्बेंट है ना, उस पे किसी गैसियस मॉलिक्यूल को क्या करा दें, एड्सॉर्ब करा दें, तो वो क्या करेगा, उसकी सरफेस पे आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है। तो इस टाइप से अगर सरफेस पे कोई मॉलिक्यूल उसके क्या होता है, स्टिक होता है, अटैच होता है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। अगर ये मॉलिक्यूल क्या करे, इसकी सरफेस के अंदर एंटर कर जाए, तो वो क्या हो जाएगा आपका अपशोषण, या फिर एब्जॉर्प्शन जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा सरफेस से आया, और सरफेस पे हम बात सिर्फ किसकी करते हैं, एड्जॉर्प्शन की। तो बीईटी थ्योरी बताती है कि बीईटी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो होता है, एड्जॉर्प्शन जो होता है वो कैसा होता है, मल्टी लेयर होता है। ठीक है। कैसा होता है, मल्टी लेयर होता है। एड्जॉर्प्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग, बीईटी थ्योरी के अकॉर्डिंग आपका जो एड्जॉर्प्शन होता है वो कैसा होता है, मल्टी लेयर होता है ना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, मल्टी लेयर एड्जॉर्प्शन। जब आप इसकी आंसर की डाउनलोड करेंगे या इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करेंगे, तो वहां पे आपको आंसर देखने को जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, मोनोलेयर, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। ठीक है। मोनोलेयर आप किस में होता है, आपका लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन। जब बात करते हैं हम किसकी, लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन की, तो वहां पे जो फिनोमेना होता है वो किस बात को डिफाइन करता है, मोनोलेयर एड्सॉर्प्शन को डिफाइन करता है। और बीटी थ्योरी जो बताती है, बीटी थ्योरी आपकी मल्टी लेयर एड्सॉर्प्शन को, गैसेस की जो मल्टी लेयर एड्सॉर्प्शन है उसको एक्सप्लेन करती है ना। तो बीईटी थ्योरी में जो करेक्ट आंसर है, बीईटी थ्योरी एक्सप्लेन मल्टी लेयर एड्सॉर्प्शन, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बियर लैम्बर्ट लॉ इज, क्लियरली इसमें सीधा सीधा स्टेटमेंट पूछा है कि आपका बियर लैम्बर्ट लॉ क्या होता है। फर्स्ट है आपका ए इज इक्वल टू लॉग आई नॉट अपॉन आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन बी सी, ए इक्वल टू माइनस आई लॉग आई, ए इज इक्वल टू लॉग आई नॉट प्लस आई, एंड नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले हमको क्या समझना पड़ेगा, बियर लैम्बर्ट लॉ समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, बियर लैम्बर्ट लॉ। तो बियर लैम्बर्ट लॉ किस चीज को एक्सप्लेन करता है, बियर लैम्बर्ट लॉ क्या करता है, किसी भी जो हमने सॉल्यूशन लिया है हमारे पास प्रेजेंट है उसमें मॉलिक्यूल्स के कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए हम बियर लैम्बर्ट लॉ का क्या करते हैं, यूज करते हैं। जिसमें हम क्या करते हैं, यूवी विजिबल लाइट को आपके किससे, उस यूवी विजिबल मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम सॉल्यूशन से पास करते हैं, जिसमें वो क्या होता है, उसमें प्रेजेंट पार्टिकल उस लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। जो इंसिडेंट रेडिएशन हम उस पर डाल रहे हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और रिमेनिंग जो रेडिएशन है उसको क्या कर देते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं। ठीक है। तो ये जो रिलेशन बताता है वो क्या कहता है, ये दो तरीके से होता है। ए जहां पे आपका बता रहा है किसको, एड्सॉर्बेंट को, और लॉग आई नॉट अपॉन आई। आई क्या है आपकी, इंसिडेंट रेडिएशन है, और आई क्या है, ट्रांसमिटेंस रेडिएशन है। और इसी को हम इस टर्म में भी लिखते हैं, एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू एप्सिलॉन वीसी या एलसी। ठीक है। यहाँ पे जो बता रहा है कि एब्जॉर्बेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ ऑफ द क्यूबेट के, एंड एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपके कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। जो भी हमने सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन लिया है उसके क्या होता है एब्जॉर्बेंस
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो क्यूवेट की लेंथ है, जैसे कि हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर में जब कभी सैंपल का क्या करते हैं, एब्जॉर्बेंस चेक करते हैं, तो इस तरीके की आपकी क्यूवेट होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन को फिल करते हैं, और यहाँ से आप जो होते हैं लाइट को यूवी विजिबल या मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास करते हैं, यहाँ पे डिटेक्टर के थ्रू जो जितनी लाइट एब्जॉर्ब होगी, बाकी की रिमेनिंग जो ट्रांसमिट होती है उसको क्या करते हैं, डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमको क्या मिलती है, डिस्प्ले पे रीडिंग मिलती है। क्लियर है? तो यहाँ पे A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। C इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन जिसमें जो फील्ड किया है, और L क्या है, इस क्यूबेट की लेंथ। तो ओवरऑल अगर हम एब्जॉर्बेंस निकालेंगे तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोलर एब्जॉर्बिविटी कांस्टेंट, और L एंड C। ठीक है, तो यहाँ पे L के भी यहाँ पे क्या यूज किया गया है, आपके आंसर में B को यूज किया गया है। ठीक है, तो ये आपका जो रहेगा राइट आंसर रहेगा, बियर लैम्बर्ट लॉ इज A इक्वल टू लॉग I नॉट अपॉन I इज इक्वल टू एप्सिलॉन VC। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, ये किसकी बात कर दी इन्होंने, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, है ना, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री से आया हुआ क्वेश्चन है। इन पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन द एंड पॉइंट इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑब्जर्वेशन, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब कभी भी हम एक न्यूट्रलाइजेशन वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन करते हैं, है ना, तो उसमें क्या करते हैं हम, क्लासिकल जो टाइट्रेशन करते हैं, तो आपने देखा होगा जब कभी भी NaOH को या एसिड को हम टाइट्रेट करते हैं, किसको, A फॉर एसिड लिख देते हैं, यहाँ पे आप यूरेट में ले लीजिए बेस। ठीक है, बेस से टाइट्रेट करते हैं, तो हम इसमें एक इंडिकेटर का यूज करते हैं, जो होता है आपका कौन सा इंडिकेटर, फिनोक्सिलिन इंडिकेटर। अगर आप एसिड में फिनोक्सिलिन इंडिकेटर डालेंगे तो ये कोई कलर आपको नहीं देगा। जैसे ही आप इसमें बेस से टाइट्रेट करना स्टार्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक एंड पॉइंट मिलेगा, जिसमें हमको किस कौन सा कलर दिखाई देगा, पिंक कलर दिखाई देगा, है ना। पिंक कलर जहां पे आ जाएगा, हम कहाँ पे, वहां पे रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं, अपने टाइट्रेशन को, और हम बोलते हैं कि हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है और हमको क्या मिल गया है, हमारा एंड पॉइंट मिल गया है। इसी तरीके से ये क्लासिकल मेथड्स थी। इसी तरीके से इंस्ट्रूमेंटल मेथड होती है किसकी, आपकी वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन की, जिसमें हम लोगों ने पढ़ रखा है आपका कंडक्टिमेट्रिक टाइट्रेशन, पीएच, और पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, है ना। तो उसी तरीके से आपकी एक इंस्ट्रूमेंटल मेथड है, जिसमें हम क्या किस चीज को निकालते हैं, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन के थ्रू, है ना। और ये चारों टाइप के वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज किया जाता है। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन भी कहते हैं, है ना, कौन सा होता है, न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन के लिए भी इसको यूज करते हैं। दूसरा होता है आपका कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, है ना, जैसे कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में आप हाइड्रेंस का एक एग्जांपल ले सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन के लिए आप HCl और NaOH का एग्जांपल ले सकते हैं। थर्ड आता है आपका प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, है ना, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। और फोर्थ जो होता है वो होता है आपका आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। इस तरीके के आपके क्या होते हैं, चार टाइप के वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन होते हैं। इन चारों को क्या होता है, क्लासिकल मेथड और इंस्ट्रूमेंटल मेथड, दोनों से हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो मेथड दी हुई है इस वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने की, वो कौन सी है, इंस्ट्रूमेंटल मेथड। ठीक है, तो जो चेंज, इसके ऑप्शन देख लेते हैं कि पोटेंशियल मेट्रिक टाइट्रेशन द एंड पॉइंट इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑब्जर्वेशन ऑफ चेंज इन कलर, ओके, जंप इन पोटेंशियल, इंक्रीज इन करंट, इंक्रीज इन टर्बिडिटी। क्लियर है? अगर चेंज इन कलर की हम बात करते, ठीक है, चेंज इन कलर की हम बात करते, तो वो आपका किस में होता है, क्लासिकल टाइट्रेशन में, जहां पे हम किसका यूज करते हैं, इंडिकेटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इंडिकेटर का यूज करते हैं। तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में जो क्लासिकल टाइप के टाइट्रेशन होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। किसी तरीके का हम इसमें क्या कर रहे हैं, करंट नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये करंट से रिलेटेड नहीं है। इंक्रीज इन टर्बिडिटी, अगर ये प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होता तो हम इसमें किसकी बात करते, टर्बिडिटी की बात करते। क्लियर है? इसमें सिर्फ बात होती है जो किसकी होती है, जंप इन पोटेंशियल, उसके पोटेंशियल में किस तरीके का चेंज आ रहा है, इस पे बात होती है। तो एंड पॉइंट जो बताता है पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में, वो क्या बताता है, जंप इन पोटेंशियल, जिसमें क्या होता है, हम आपका जो रिएक्टेंट है ना, जो भी एनालाइट है, जिसको हमको क्या करना है, एनालिसिस करना है, उसमें हम दो इलेक्ट्रोड डालते हैं। एक आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होता है, दूसरा आपका कैलोमल इलेक्ट्रोड होता है ना। एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होता है, जो क्या होते हैं, एक एपरेटस के थ्रू या इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं। और हम क्या करते हैं, जैसे ही जैसे टाइट्रेट जो आपका टाइट्रेंट होता है उसमें डालते हैं, तो क्या होता है, इसके पोटेंशियल में
चेंज आता है, जो कि हमको उस एपरेटस की, उस इंस्ट्रूमेंट में क्या दिखती है, रीडिंग दिखती है, और वो किसको शो करता है, आपके पोटेंशियल को। इन अ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन द एंड पॉइंट इज ऑब्टेन्ड बाय, क्या रहेगा करेक्ट आंसर आपका? करेक्ट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, सॉरी, करेक्ट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका? जंप इन पोटेंशियल। ओके, जंप इन पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, फिर से जो क्वेश्चन आया है वो आपका किससे आया है? एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म से, सॉरी, एड्सॉर्प्शन केमिस्ट्री से, या कहें सरफेस केमिस्ट्री से आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, फिर से एक क्वेश्चन हमको मिला है जिसमें हमको क्या पूछा गया है, सरफेस केमिस्ट्री से आया है। कैमियोज ऑप्शन इज, ठीक है, कैमियोज ऑप्शन क्या है, या रासायनिक अधिशोषण क्या है? इट इन्वॉल्व द वीक अट्रैक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट। इसने कहा है कि जो आपका एड्सॉर्बेंट है, यानी कि जिसकी सरफेस पे क्या हो रहा है, ये कोई भी मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है, चिपक रहा है ना, उससे जाके एड्सॉर्ब हो रहा है, उसको हम इसको क्या बोलेंगे, एड्सॉर्बेट। और ये रहेगा जिसकी सरफेस पे एड्सॉर्ब हो रहा है वो क्या हो रहा है, एड्सॉर्बेंट। वो कह रहा है कि कीमोज ऑप्शन में जो इंटरेक्शन होता है इन दोनों के बीच में, वो कैसा होता है, बीट अट्रैक्टिव इंटरेक्शन, मतलब इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स होता है, वीक फोर्स होता है। हमारे आंसर में ये दिया हुआ है। नेक्स्ट कह रहता है कि इस तरीके का जो कैमियोज ऑप्शन होता है वो कैसा होता है, इज इरिवर्सिबल नेचर, मतलब एक बार हो गया तो हम इसको कहां से, यहां से निकाल नहीं सकते, निकालने पे इसकी जो प्रॉपर्टीज हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, लॉस हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कैसा रिवर्सिबल नेचर का नहीं होता है, रिवर्सिबल नेचर का होता है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है जिसमें दिया हुआ है कि डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, एड्सॉर्बेट कीमियोज ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, जैसे जैसे कीमियोज ऑप्शन जो होगा, वो जैसे जैसे आप क्या करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो केमियोज ऑप्शन आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो आपका जो केमियोज ऑप्शन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। एक ऑप्शन ये है। और लास्ट जो दिया हुआ है, इन्वॉल्व मल्टीलेयर फॉर्मेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट, कह रहा है कि मल्टीलेयर फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको क्या समझना पड़ेगा, कैमियोज ऑप्शन क्या होता है। तो ये एक टाइप का सरफेस फिनोमेना है ना, है ना, सतह पर होने वाली अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, एक एड्सॉर्बेट की एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे एक एड्सॉर्बेट आकर के या कोई मॉलिक्यूल आकर के क्या होता है, चिपक जाता है। तो उसका नेचर किस तरीके का रहेगा? ये दो टाइप के होते हैं एड्सॉर्बेट, एक होते हैं फिजिकल नेचर के और दूसरे होते हैं आपके केमिकल नेचर के। ठीक है, फिजिकल नेचर में उनके बीच में कोई स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं होते हैं, कोई केमिकल बॉन्ड नहीं फॉर्म होता है, इसलिए वो जो फोर्स होते हैं उनके बीच में कैसे होते हैं, वीक फोर्स होते हैं। वहीं केमीज ऑप्शन की अगर बात करें तो केमीज ऑप्शन में क्या होता है, इनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इनके बीच में जो होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं, दोनों की फिनोमेना को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसके आंसर पे आएंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं केमीज ऑप्शन और फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या होते हैं, उनको समझते हैं। ये दिया हुआ है आपका फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमियोजॉर्प्शन। The force of attraction between adsorbent and adsorbate are van der Waals type। क्या बोल रहा है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट आर वन डर वाल टाइप, मतलब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसमें, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में, वो कैसा होता है, वन डर वाल टाइप होता है। और हमको पता है वन डर वाल टाइप जो होता है वो कैसा होता है, वीक बॉन्ड होता है। क्लियर है? वहीं जब केमिज ऑप्शन की अगर बात करें, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट आर केमिकल इन नेचर, और जो केमिकल इन नेचर के जो बॉन्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। तो हमारे ये जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो किस पे पूछा गया है, आपका केमियोज ऑप्शन पे। तो इस पॉइंट को हम याद रखेंगे कि केमियोज ऑप्शन में जो बॉन्ड होते हैं एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में, वो कैसे होते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। ठीक है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन की अगर बात करें तो दिस प्रीडोमिनेट्स एट लोअर टेम्परेचर, फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो होता है वो कैसा होता है, लोअर टेम्परेचर पे बहुत अच्छा होता है। ठीक है, वहीं अगर केमिज ऑप्शन की बात करें, दिस अकर यूजुअली एट हायर टेम्परेचर, है ना, तो ये हमारे क्वेश्चन में जो है आंसर में हमारा दिया हुआ है एक ऑप्शन, है ना, उसको हम इससे वेरीफाई करेंगे कि जो यूजुअली होते हैं कौन सा केमियोज ऑप्शन, वो क्या होते हैं, हायर टेम्परेचर पे होते हैं। जबकि हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे आपका केमियोज ऑप्शन जो होगा वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिया हुआ है। जबकि ये रिलेशन क्या कह रहा है, टेम्परेचर जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे केमियोज ऑप्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, इसमें दिया हुआ ऑलमोस्ट ऑल गैसेस शो दिस टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन एट लोअर टेम्परेचर और इट इज स्पेसिफिक एट हाई
नेचर, है ना, हाई हाई टेम्परेचर पे होते हैं। द एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन इज 20 किलोजूल पर मोल और लेस। द एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन इज हाईली 80 टू 40 किलोजूल पर मोल। किसमें? केमिसॉर्प्शन में जो होती है हाई एनर्जी एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन होती है, वहीं इसमें क्या होती है, लोअर होती है 20 किलोजूल। आपका फिजिकल एडसॉर्प्शन जो होता है, वीक बॉन्ड है तो क्या होगा, इजीली ब्रेक हो जाएंगे, फिर वापस से आकर चिपक जाएंगे, है ना, एड्सॉर्ब हो जाएंगे। तो ये इसका जो नेचर रहता है वो कैसा रहता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन का, रिवर्सिबल। जबकि दिस इज यूजुअली इरिवर्सिबल, ये भी हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है, कैसा होता है आपका, इरिवर्सिबल नेचर का होता है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो होते हैं कैसे होते हैं, मल्टी लेयर होते हैं। फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो होते हैं कैसे होते हैं, मल्टी लेयर होते हैं, जबकि एड्सॉर्प्शन इन दिस केस इज मोनोलेयर। क्लियर है? तो सारे पॉइंट हमको मिल गए हैं। पहला ये कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए अगर केमिकल एब्जॉर्प्शन है, उसमें टेम्परेचर जो लगता है वो कैसा होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, हाई टेम्परेचर के साथ ही होते हैं। ठीक है। थर्ड अगर बात करें कि कैसा होना चाहिए, इरिवर्सिबल होना चाहिए। और फोर्थ जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, मोनोलेयर होना चाहिए। क्लियर है? चलिए तो वापस हम अपनी स्लाइड पे आते हैं, देखते हैं क्या है उसमें। ओके। तो रासायनिक अधिशोषण की हम बात कर रहे थे कि किस नेचर का होना चाहिए। पेन का, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है। फर्स्ट जो है कैमियोज ऑप्शन के बारे में बात करें तो इट इन्वॉल्व द वीक अट्रैक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेंट। तो हमने देखा था कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में ये होता है, क्या होता है, वीक अट्रैक्टिव, जबकि हमारे कैमियोज ऑप्शन में जो होता है वो कैसे होते हैं, बॉन्ड का जो नेचर होता है वो केमिकल नेचर के होते हैं। तो इसमें क्या जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग, है ना, इनके बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। तो ये हमारा जो ऑप्शन होता है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। वहीं हमने बात की थी इज इरिवर्सिबल इन नेचर, है ना, तो ये किस नेचर के होते हैं, इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं, मानो कि इनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होनी चाहिए, अनुत्क्रमणीय होनी चाहिए। जी हाँ, हमने जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन देखा था वो कैसे होते हैं, आपके इरिवर्सिबल होते हैं क्योंकि उनमें वीक बॉन्ड होता है, जबकि कैमियोज ऑप्शन जो होता है वो कैसा होता है, सॉरी, रिवर्सिबल होते हैं। और कैमियोज ऑप्शन जो होता है वो कैसा होता है, इरिवर्सिबल। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। और आगे के नीचे के पॉइंट बात कर लेते हैं। डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो कैमियोज ऑप्शन जो होता है वो टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे कैमियोज ऑप्शन क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। और इसमें क्या दिया हुआ है, अपोजिट दिया हुआ है, डिक्रीज, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत है। इन्वॉल्व्स मल्टी लेयर फॉर्मेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। कैमियोज ऑप्शन क्या बोलता है कि हमारा जो फॉर्मेशन होना चाहिए लेयर का वो कैसा होना चाहिए, मोनोलेयर फॉर्मेशन होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है क्लियरली कि एड्सॉर्प्शन जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, मोनोलेयर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन। तो भैया मोस्ट अमंगेस्ट जो रहेगा आपका स्टेबल कार्बोकैटाइन की अगर हम बात करें तो स्टेबल कार्बोकैटाइन कब होगा, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है उसको हम क्या करें, कहीं से कोई नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कराएं जो उसको क्या करे, न्यूट्रलाइज करे, है ना, क्या करे, उसको न्यूट्रलाइज करे। तो वो क्या होगा, स्टेबलाइज होगा, है ना, क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। और इस तरीके का फिनोमेना इन जो तीन इनमें से इस ऑप्शन में से जो भी कंपाउंड करेंगे वो क्या होगा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, इंडक्टिव इफेक्ट हमने पढ़ा हुआ है। एक होता है आपका कौन से नेचर का, प्लस आई इफेक्ट, दूसरा होता है आपका माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को प्रोवाइड करता है ना, जो क्या करता है, पॉजिटिव आयन को स्टेबलाइज करता है। ठीक है। वहीं जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करता है, अगर पॉजिटिव है तो वो क्या करेगा, उसको और ज्यादा अनस्टेबल करेगा। क्लियर है? तो हमारा यहाँ पे सभी कंपाउंड में जो कार्बोकैटायन से अटैच है वो कैसा है, CH3 ग्रुप अटैच है। CH3 जो होता है वो कैसा होता है आपका, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई इफेक्ट शो करेगा मतलब ये क्या करेगा, कार्बोकैटायन को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो किसी भी कार्बोकैटायन से सी प्लस पे जितने ज्यादा नंबर ऑफ CH3 ग्रुप प्रेजेंट होंगे वो सबसे ज्यादा क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो इस कंडीशन में देखो हम देखते हैं यहाँ पे इस कार्बोकैटायन के साथ आपके दो CH3 ग्रुप अटैच है, यानी कि ये कौन सा है कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। इसमें आपके
3 CH3 ग्रुप अटैच है, तो ये आपका टर्जरी कार्बोकैटायन है। यहाँ पे आपका ये सिंपली आपका मिथाइल कैटायन है, और यहाँ पे हम बात करें तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें कि हमने क्या कहा था, प्लस आई इफेक्ट जिसके पास सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो प्लस आई इफेक्ट कितनी जगह से लग रहा है, एक यहाँ से लग रहा है और एक यहाँ से लग रहा है। ठीक है, ये दो आपको प्लस आई इफेक्ट इस कार्बोकैटायन को प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकंड ऑप्शन में अगर बात करें तो एक प्लस आई इफेक्ट आपको इस CH3 से देखने को मिलेगा, एक प्लस आई इफेक्ट हमको इस CH3 से देखने को मिलेगा, और एक प्लस आई इफेक्ट हमको कहां से, इस CH3 से देखने को मिलेगा। मतलब ये क्या कर रहा है, तीन जगह से उस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है, उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। वहीं यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, है ना, और यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह से आपका प्लस आई इफेक्ट लग रहा है जो उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो सबसे ज्यादा CH3 ग्रुप जहां पर होंगे वो ये आपका क्या होगा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। इस केस में आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या है, टर्जरी कार्बोकैटायन आपका करेक्ट है। अगर इसके स्टेबिलिटी की ऑर्डर की बात करें तो मोस्ट स्टेबल आपका कौन सा होगा, टर्जरी कार्बोकैटायन, देन आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन, फिर रहेगा आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन, देन आपका। ठीक है, क्लियर है इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, अभी हमने किसकी बात की थी, कार्बोकैटायन की। यहाँ पे बात किसकी आ गई है, आपके कार्बन आयन की। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि CH3 ग्रुप के भी यहाँ पे हमने बात की है, CH3 ग्रुप, CH3, CH3, C6H5। ठीक है, तीन टाइप के आपके ग्रुप प्रेजेंट है। तो देखो, बाकी सब तो ठीक है, एक C6H5 का हम स्ट्रक्चर अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका C6H5 हो गया, और यहाँ पे आपका CH2 प्रेजेंट है जिसके पास इस तरीके से नेगेटिव एनायन प्रेजेंट है। क्लियर है। बाकी के हमने देखा था कि CH3 जो होता है वो कौन सा इफेक्ट शो करता है, आपका प्लस आई इफेक्ट शो करता है ना। यानी कि क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज देगा तो पॉजिटिव को स्टेबलाइज करेगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव की जगह पे क्या प्रेजेंट है, आपका नेगेटिव प्रेजेंट है, और ये भी क्या कर रहा है, उसको नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर रहा है, तो ये इसको क्या करेगा, बहुत ज्यादा अनस्टेबल करेगा। तो जैसा कार्बोकैटायन के केस में था कि जितने नंबर ऑफ CH3 ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे आपके, उतना ही ज्यादा कार्बोकैटायन क्या होता है, स्टेबल होता है। और कार्बन आयन के केस में वही केस आपका क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है ना। अगर स्टेबिलिटी के ऑर्डर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं किसका लिख देता हूँ, कार्बोकैटायन का, जिसको हमने अभी डिस्कस किया था। वो क्या था आपका, टर्जरी सबसे ज्यादा स्टेबल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन CH3 प्लस। ये किसके केस में था आपका, कार्बोकैटायन के केस में किसका ऑर्डर था, आपके स्टेबिलिटी का। ठीक है, वहीं अगर कार्बन आयन में बात करें तो ये ऑर्डर क्या होता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो सबसे ज्यादा कौन स्टेबल रहेगा, CH3 माइनस, देन आपका प्राइमरी कार्बन आयन, देन सेकेंडरी कार्बन आयन, और लीस्ट स्टेबल जो रहेगा वो कौन रहेगा, टर्जरी कार्बन आयन। ठीक है, ये ऑर्डर आपका फॉलो होगा किसमें, इन तीन में, है ना, इसमें, इसमें और इसमें। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये कौन सा है, आपका प्राइमरी कार्बन आयन है। यहाँ पे CH3 के दो ग्रुप अटैच है, ये आपका सेकेंडरी कार्बन आयन हो गया। और यहाँ पर भी आपके CH3 के किसी एक में ये ऑप्शन गलत है ना, एक को तीन मान लेते हैं अगर। ठीक है, तो ये क्या रहेगा आपका टर्जरी कार्बन आयन। अब बात करें C6H5 की, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगता है। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगता है, आपका रेजोनेंस इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट लगता है, रेजोनेंस इफेक्ट, या कहें मीजोमेरिक इफेक्ट, जिससे ये कार्बन आयन जो होता है वो क्या आता है, आपके रेजोनेंस में आता है। ठीक है, रेजोनेंस में के आने के कारण इसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, सबसे ज्यादा हो जाती है। अगर अब हम इसकी स्टेबिलिटी की ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल आपका कौन सा होगा, फोर्थ। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल, देन आपका कौन सा, जिसमें सिर्फ एक ही CH3 नेगेटिव प्रेजेंट है, तो फर्स्ट, फिर सॉरी थर्ड, है ना, देन सेकेंडरी, टू, एंड सबसे लास्ट, वन। ठीक है, तो ये आपका क्या रहेगा, करेक्ट ऑर्डर रहेगा इसके स्टेबिलिटी का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका, 4, 3, 2, 1। दिस इज योर करेक्ट ऑर्डर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द बेसिस ऑन द मोड ऑफ देयर फॉर्मेशन द पॉलीमर कैन बी क्लासिफाइड, है ना। पॉलीमर्स के फॉर्मेशन के बेसिस पे हमको क्या करना है, पॉलीमर को क्लासिफाइड करना है कि कितने तरीके के पॉलीमर्स होते हैं।
है ना। तो इनको कई तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम इनको क्लासिफाइड कर सकते हैं कि भाई इनका सोर्स क्या है ना, सोर्स के बेसिस पे, नेचुरली है कि सिंथेटिक है। दूसरा हम किस बेसिस पे कर सकते हैं, फॉर्मेशन के बेसिस पे। तीसरा हम इनको क्लासिफाइड कर सकते हैं इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे कि लीनियर है, ब्रांच्ड है, या फिर नेटवर्क फॉर्म में है ना। इस तरीके से हम इनको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं किसको, पॉलीमर को। जैसे सोर्स के बेसिस पे हम बात करें तो एक होते हैं आपके नेचुरल और दूसरे होते हैं आपके सिंथेटिक, है ना। जैसे सेल्यूलोज जो है वो कैसा है आपका, नेचुरल पॉलीमर है। वहीं सिंथेटिक में आपका नाइलॉन 6,6 सिंथेटिक होता है ना। इसी तरीके से फॉर्मेशन में तो इसके पॉलीमर की फॉर्मेशन की दो ही प्रोसेस होती है। एक होती है आपकी कौन सी, एडिशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन, और दूसरी होती है आपकी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, एडिशन पॉलीमराइजेशन में जो होता है हम किसका, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, जबकि कंडेंसेशन में जो होता है दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं और एक स्मॉल मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, एडिशन पॉलीमराइजेशन को ही हम क्या बोलते हैं, स्टेप एडिशन पॉलीमराइजेशन, और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को क्या बोलते हैं, ग्रोथ एडिशन पॉलीमराइजेशन। क्लियर है। तो यहाँ पे द on the basis of a mode of their formation, the polymer can be classified as addition polymerization, as condensation polymerization, as copolymer, both as addition and condensation polymerization। तो हम किस तरीके से इनको क्लासिफाइड करते हैं, दोनों तरीके से, फॉर्मेशन के बेसिस पे ये दोनों तरीके के पॉलीमर होते हैं आपके, एडिशन भी और कंडेंसेशन भी, जिसको क्या बोलते हैं, योगात्मक बहुलक तथा संगणक बहुलक। ठीक है, क्लियर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर, है ना। ये 10 क्वेश्चन थे जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो लैब टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था 2015 में सीबीजेड ग्रुप में स्लॉट फर्स्ट में। ठीक है, आगे के और लेक्चर आपको यूट्यूब पर मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।